नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आपका स्वागत है जनप्रहरी मीडिया एवं एडी न्यूज इंडिया के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर। केंद्र की सरकार संसद के विशेष सत्र बुलाने वाली है। जी हां, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष सत्र का आह्वान किया गया है और इस विशेष सत्र को लेकर राजनीति के क्षेत्र में से साथ साथ मीडिया के क्षेत्र में भी कई अटकलों को लेकर बाजार गर्म है। अब उन अटकलों के क्या अटकलें हैं, उन अटकलों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं हमारे साथ एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक और राजनीति के अच्छे सूझबूझ रखने वाले प्रबुद्ध अमन सांडिल्य जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ये विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या केंद्र सरकार का यह कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और है, कुछ अहम बिल आने वाला है? क्योंकि मोदी अपने कारनामों को लेकर हमेशा देश में चर्चाओं में रहते हैं। कई बार उन्होंने अचानक आकर एक नया चीज लेकर आते हैं, लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं। तो क्या होने वाला है कुछ? जैसा कि आपने शुरू में जो बताया दर्शकों को कि प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और उन्होंने अपने सोशल पोस्ट में ये बात जाहिर की, जी सूचना दी पूरे भारतवासियों को सब कि केंद्र सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जी संसद का विशेष सत्र का आह्वान कर रही है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन के सदस्य बैठेंगे। जी ठीक है। अब ये ध्यान देने की बात है कि इस दौरान G20 का बैठक खत्म होगा और ये जो विशेष सत्र है ये पुराने संसद भवन में शुरू किया जाएगा और इसका समापन जो है नए संसद भवन में होगा। पहली बात ये। दूसरी बात कि नवंबर दिसंबर में राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारत की सभी पार्टियां उस चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लग चुकी हैं। अच्छा। ऐसे समय में संसद का विशेष सत्र बुलाना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न तो खड़ा करता ही है और स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षियों में जो खलबली होनी चाहिए वो खलबली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल खलबली है। हाँ। देखा जाए तो विभिन्न इस मतलब राजनीति के जो धुरंधर जानकार लोग हैं, जो गुरु हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं और या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसका अलग अलग तरह से सब लोग अपना एक अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली रही है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि मोदी जो कदम उठाते हैं चौंकाने वाला कदम होता है। ठीक है। मीडिया या जो पॉलिटिकल पंडित हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं जो अनुमान लगाती हैं, मोदी का कदम उस अनुमान से बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा होता है कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कह रहे ये क्या हो गया। जैसे एग्जांपल, धारा 370 हटाने की जब बात हुई थी तो धारा 370 के समय में भी किसी को अनुमान नहीं था कि ये अचानक ये क्या हो गया, है ना। सरकार अचानक बिल लेकर के आ गई, एनआरसी का मामला रहा हो या इसके साथ साथ, हालांकि ट्रिपल तलाक पर तो बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था, वो तो कंफर्म था कि इसके लिए सरकार बिल लाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जीएसटी का मामला हो, ठीक है, ये सब चौंकाने वाले कदम थे। अभी जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून लेकर के आए। अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला जो लोकसभा में आरक्षण को लेकर के, क्योंकि ये बीजेपी का भी डिमांड रहा है 33% रिजर्वेशन को लेकर से, उसका भी डिमांड रहा है।
कुछ लोगों का मानना है कि यूसीसी को लेकर के हो सकता है कि सत्र बुलाया गया हो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सबसे अधिक ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, यानी राज्यों का चुनाव लोकसभा के चुनाव साथ कराया जाए। अभी इस 2023 में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है। 23 और 24 को अगर जोड़ दीजिएगा तो 12-14 राज्यों में चुनाव होना है, जो कि लोकसभा के चुनाव के बहुत करीब है जी। तो ऐसी चर्चा है कि इन सभी राज्यों का 12-13-14 राज्यों का महत्वपूर्ण एक बिल हो सकता है, और ये बेनिफिट भी दे सकता है सरकार को, क्योंकि इससे डायरेक्ट रूप से जनमानस प्रभावित होता है। चुनाव का जो बर्डन है जो देश पर, लोगों पर जो पड़ रहा है, बर्डन ही नहीं, इसको अगर मान लीजिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन पॉलिसी की अगर आप बात करते हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, ठीक है। नुकसान क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो फायदा यह है कि एक साथ चुनाव कराने पर पहली बात की जो एक्स्ट्रा जो खर्च है सरकार के ऊपर जो गिरता है वो कम हो जाएगा जी, एक साथ चुनाव कराने पर। दूसरा कि आप देखे होंगे कि अभी हमारे देश में ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जहां पर भी किसी न किसी राज्य का चुनाव नहीं होता, ठीक है। उस चुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो विकास ठप हो जाता है। वहाँ 2 महीना 3 महीना 4 महीना का जो समय होता है उसमें विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो जाता है। मान लीजिए कि आप कोई घर बनवा रहे हैं और 4 महीना आपके काम को रोक दिया जाए, तो 4 महीना के बाद जो कॉस्ट गिरेगा आपके ऊपर, कुछ न कुछ सामान का दाम तो बढ़ेगा। उसी तरह से जो विकास कार्य हो रहा होता है जब ठप पड़ जाता है तो एक एक्स्ट्रा बर्डन वो भी बढ़ जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके सरकार जो है चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और मोदी जी 2014 में ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, आम जनता को बता चुके हैं। तीसरी बात कि इससे फायदा क्या होगा बीजेपी को, तो बीजेपी को फायदा और देश को क्या फायदा होगा। देश का फायदा तो हमने गिना दिया, लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है, INDIA अलायंस बना है, अब इस अलायंस के सारे लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति बना रहे हैं। अभी मीटिंग भी चल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव प्रणाली को लागू कर दिया जाता है तो लगभग बड़े राज्यों में लोकसभा के साथ साथ राज्यों का भी, विधानसभा का भी चुनाव होगा। अब वहां पर समस्या ये होने वाली है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने राज्य का चुनाव देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव देखेंगे जी। एक तरह से टूट का स्थिति पैदा होगा। इसीलिए जयराम रमेश का ट्वीट है, अच्छा, उन्होंने ट्वीट किया है, ये इंडिया गठबंधन से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार विशेष सत्र बुला रही है और कुछ ऐसा करना चाहती है ताकि इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब किया जा सके। इसीलिए हम कह रहे थे कि केंद्र सरकार का विशेष संसद सत्र का आह्वान यह एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जैसा आपने सांडिल सर को सुन रहे थे, सांडिल सर ने जिस तरह से समझाने का प्रयास किया कि ये सारी चीजें होंगी और ऐसे ऐसे होने से एनडीए कितना मजबूत होगा, कितना लाभान्वित होगा, और साथ ही साथ विपक्षी एकता की जो कुनवा बढ़ रहा है या बढ़ने की गति में है उसको किस तरह से बिखेर दिया जाएगा एक बिल लाकर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और भी कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर अभी जो चर्चाएं हैं अभी जो चर्चा एक बात और सर आप चर्चा किए तो हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देते हैं। सर ने अभी कहा कि महिला बिल को लेकर भी, यानी लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा हो, व्यवस्था हो। तो मैं आपको बताते चलूं कि अभी हमारे संसद भवन में 78 महिला जो है वो बीजेपी के तरफ से महिला लोकसभा के सदस्य हैं, और जिसको यूपीए यानी कांग्रेस से मात्र 1। तो यह भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि आधी आबादी की राजनीति जो है सब लोग करते हैं। देखिए, इसमें मोदी सरकार एक और काम करेगी। अगर ये महिला बिल का आप बात किए हैं तो इस पर मोदी सरकार एक और कदम उठा सकती है। अभी हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, सारी चीजें है ना।
आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि वोटरों की संख्या 18 लाख से ऊपर हो चुका है, 20 लाख, 22 लाख, कहीं कहीं 24 लाख भी हो गया है। यानी वहां पर यह संभावना बनती है कि उस लोकसभा क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ऐसे लगभग 180 सीट है, यानी लोकसभा की संख्या, सदस्यों की संख्या भी बढ़ सकती है। हाँ, ऐसे लगभग 180 क्षेत्र हैं जी। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व किया गया जी, हमको लगता है कि 89 है अभी के दौर में। ऐसे ही 50 इस तरह का 52 के करीब में, 52 या 57 में अनुसूचित जाति के लिए 89 के आसपास है। थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, 89 तो 89 है ना। तो इसी तरह से लोकसभा के सीटों को बढ़ाया जाए। अभी नए चुनाव में ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 में की गई थी, जिसमें लगभग 89 और 90 सीटों को इंक्रीज किया गया था, मतलब उसकी संख्या बढ़ाई गई थी। हाँ। अभी जो नया संसद भवन बना है, उस नए संसद भवन में सांसदों के बैठने की सीटों की संख्या 8 बहुत ज्यादा है जी। इतनी सीटें हैं कि संयुक्त अधिवेशन भी लोकसभा और राज्यसभा का बुला दिया जाए तो वो पर्याप्त होगा, ठीक है। और इवन अकेले लोकसभा में 800 से ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी मोदी सरकार ने जो नया संसद भवन बनवाया है, उस संसद भवन को इस तरह से बनाया गया है कि अगले 100 सालों तक अगर सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो उस आधार पर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि महिला आरक्षण को लेकर के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए। 33% न सही, जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिजर्व किया गया, वैसे ही हमारी जो आधी आबादी है उसके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जाए, इस पर भी हो सकता है। अभी फिलहाल वर्तमान समय में सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म है, चाहे वो कितना हो बड़ा पॉलिटिकल पंडित हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, वो मोदी सरकार को जानते हैं, मोदी को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि मोदी को क्या करना है। वो तभी पता चलता है जब उनका ड्राफ्ट संसद के पटल पर आता है, उसके पहले सिर्फ अटकलें होती हैं। हम भी अटकल लगा रहे हैं, इसलिए जो जितनी समझदारी है, जितनी जानकारी है, उसके आधार पर इस मुद्दे पर हम लोगों ने बात की। आज की परिचर्चा आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसकी अपेक्षा हम लोग रखते हैं। और अभी तक यदि आप जनप्रहरी मीडिया और एडी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए।